तो एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, कल्चरल स्टडीज में सबसे पहले कल्चर का मीनिंग समझना होता है, विच इज कस्टम्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम और पीपल। तो किसी भी जगह का कुछ कस्टम और सिविलाइजेशन जो होता है उसी को कल्चर कहते हैं। हिंदी मीनिंग जो है वो संस्कृति है, एंड दिस वर्ड हैज बिन डिराइव फ्रॉम द वर्ड संस्कार। तो संस्कार से ही संस्कृति बना है। और ये संस्कार है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसमेंट एंड क्लिनजिंग। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस तरीके से डिराइव करता है? इट इज द इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट or expression. The culture word is defined by Oxford University as intellectual and artistic achievement or expression. यहाँ पे कुछ जो पॉपुलर डेफिनेशन दिए गए हैं, कई बार आपको ये लग सकता है, अभी जैसे जो जेट का एग्जामिनेशन हुआ, एग्जैक्टली एक दो डेफिनेशन कल्चरल स्टडीज में अगर आप वो पेपर देखें जेट वाला, तो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें डायरेक्टली डेफिनेशन दिए गए थे और पूछा गया था कि ये किसका है, या फिर ये डेफिनेशन जो है किसके अकॉर्डिंग ये वाली बात सही है। तो जनरली दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस पॉपुलर डेफिनेशंस बाय पॉपुलर क्रिटिक्स। तो बहुत सारे क्रिटिक, जो पॉपुलर क्रिटिक के जो कुछ डेफिनेशन है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको रेगुलर लेवल पे रिवाइज करते रहना होगा। और शुरुआत होती है कि प्रीति भूषण चैटर्जी वाला ये उतना नहीं पूछेगा, अगर इसमें भी फिर आपको एक आध जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो रेमंड विलियम्स के अलावा फिर आगे रेमंड विलियम्स का डेफिनेशन बिल्कुल याद कर रखिए, मैथ्यू आर्नल्ड के डेफिनेशन याद रखिए, कॉलरीज का डेफिनेशन याद रखिए। इन सारे जो डेफिनेशंस आगे भी आएंगे। तो देयर आर वेरियस डेफिनेशंस बाय वेरियस पॉपुलर क्रिटिक्स, सारे डेफिनेशन और किसने क्या कहा है, किसकी बात किससे डिफर करती है, किससे मैच करती है, ये सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ ध्यान में रखना है। कल्चरल स्टडीज छोटा यूनिट है, पर 4 से 6 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आजकल आ जाते हैं। So something cultivated or ripened or some kind of refinement which is born of education and enlightenment, ये प्रीति भूषण चैटर्जी नॉलेज कल्चर एंड मैन में कहते हैं। तो समथिंग कल्टिवेटेड और राइपेंड, तो कुछ चीज जो कल्टीवेट किया गया है, और यही आगे चल के हम समझेंगे कि किस तरीके से जो कल्चर वर्ड है वो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन से भी आया है। क्योंकि कल्चर पहले नहीं था जब तक होमो सेपियंस कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे कल्टीवेटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एग्रीकल्चर वाला पार्ट नहीं है, आपका कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कि आपको कल्टीवेट किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है, राइपेंड, सम काइंड ऑफ रिफाइनमेंट, दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो जो रिफाइन किया गया, कल्टीवेट किया गया, राइप किया गया, और जो एजुकेशन और एनलाइटनमेंट से आता है। और कल्चर्ड, कोई भी व्यक्ति कल्चर्ड किस वजह से है, तो दैट इज ऑफ टू थिंग्स एज पर प्रीति भूषण चैटर्जी, एजुकेशन एंड एनलाइटनमेंट। तो जो लोग एडुकेटेड होते हैं वो, और एनलाइटन, एजुकेशन आप बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हो, एनलाइटनमेंट आपके अंदर से आता है, आप चीज़ों को जानने समझने लगते हैं। तो देन यू बिकम कल्चर्ड। सो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय प्रीतिभूषण चैटर्जी। प्रोफेसर एडवर्ड बर्नेट टाइलर, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये दो डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। कल्चर वॉज ए मल्टी फेसेटेड सेट ऑफ नॉलेज, बिलीफ, लॉ, मोरल्स, कस्टम and any other capabilities and habit acquired by a man as a member of society। तो जो एडवर्ड बर्नेट टाइलर हैं उनका सेंस ये है कि एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जब आप किसी सोसाइटी में रहने लगते हैं तो उस सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं उसके जरिए जो आप एक्वायर करते हैं, चाहे उस सोसाइटी का नॉलेज सिस्टम हो, कस्टम हो, लॉ हो, और कोई भी कैपेबिलिटी, उस सोसाइटी के कुछ हैबिट्स हो, मोरल्स हो, आर्ट हो, बिलीफ सिस्टम हो, वो सारी चीजें जो आप उस सोसाइटी के जरिए एक्वायर करते हैं वही कल्चर है। रेमंड विलियम्स इसको और तो ये सेम चीज ही है। यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है कि प्रोफेसर एडवर्ड बर्नेट टाइलर एंड रेमंड विलियम्स आर ऑलमोस्ट स्टेटिंग द सेम थिंग, ये दोनों अग्री कर रहे हैं एक दूसरे से। कल्चर एज ए होल वे ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट रेमंड विलियम्स से, और ए स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, रूपरेखा जो है वो कहती हैं सिस्टम ऑफ पैटर्न दैट मोड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सप्रेशन, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड एंजॉयमेंट हैबिट्स ऑफ पीपल इन जनरल। तो जो भी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी गई है और
वो सारी चीजें कल्चर का पार्ट है। तो एक पैटर्न है, एक सिस्टम ऑफ पैटर्न है जो लोगों के हैबिट्स में शामिल हुआ है। तो ऑलमोस्ट दीज थ्री डेफिनेशंस आर एक ही वे में जा रहे हैं, कोई अलग नहीं है। और शुरुआत का जो डेफिनेशन था वो थोड़ा सा अलग था, वो कल्टीवेशन से, जो भी चीजें आपके अंदर कल्टीवेट किया गया है दो चीजों से, एजुकेशन और एनलाइटनमेंट। Then we have culture was the collective expression of thoughts, speeches, and deeds of the learned, talented, and creative members of the society or a nation. श्री राजगोपालाचार्य, ये डेफिनेशन थोड़ा सा ऊपर के जो दो तीन डेफिनेशन है उससे डिफरेंट है। क्योंकि रेमंड्स विलियम कह रहे हैं होल वे ऑफ लाइफ है, सारी मतलब जो भी चीजें आप जी रहे हो वो सब कुछ कल्चर का ही पार्ट है। प्रोफेसर एडवर्ड बर्नेट टाइलर भी कह रहे हैं कि एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लॉ वगैरह सब कुछ, उसके जरिए जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, डेट इज व्हाट कल्चर इज। बट श्री राजगोपालाचारी क्या कह रहे हैं कि जो लर्नेड मैन है वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो लर्नेड, टैलेंटेड, एडुकेटेड और क्रिएटिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है, मतलब अगर कोई पर्सन लर्नेड नहीं है, अगर कोई पर्सन एडुकेटेड नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो वो कल्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। कल्चर जो है वो सिर्फ लर्नेड और एडुकेटेड लोगों का ही एक्सप्रेशन है। दैट इज व्हाट श्री राजगोपालाचार्य इज स्टेटिंग। So culture was the collective expression of the thoughts, speeches and deeds of the learned, talented और creative members of the society। बाकी मेंबर्स को ये साइडलाइन कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। डेट इज व्हाट श्री राजगोपालाचार्य। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हमने बात करा था कि क्या होता है कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विलियम हैविलैंड के अकॉर्डिंग। तो कॉमन होगा सबके लिए, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हेरिडेटरी नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कल्चर जीन से नहीं आता है बल्कि सीखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आप सोसाइटी से बाहर रख देंगे तो वो कल्चर नहीं होगा। बहुत सारे सिंबल से एसोसिएटेड होता है, जैसे जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो रिचुअल, जो आर्टिफैक्ट्स है, टेक्स्ट है। और एमेलगमेशन, एमेलगमेशन कहते हैं मिक्सचर को अमेलगमेट करना। तो एमेलगमेशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फीचर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों तीनों को मिला करके ये बनता है कल्चर एक तरीके से। ये सेकंड पॉइंट बहुत याद रखिएगा कि हेरिडेटरी नहीं होता है, कल्चर इज नॉट समथिंग विच इज हेरिडेटरी। उसके बाद कल्चर डिफर्स अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम, कम्युनिटी और रेस। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। अगर टाइम बदल दीजिए, प्लेस बदल दीजिए, कम्युनिटी बदल दीजिए, रेस बदल दीजिए, तो कल्चर भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो इंडियन कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर नहीं है, जो ईस्टर्न कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर नहीं है। इंडिया में भी 21st सेंचुरी का जो कल्चर है वो 20th सेंचुरी का कल्चर नहीं है। 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के कल्चर में आपको डिफरेंस आ जाएगा। कम्युनिटी वाइज कल्चर डिफर कर जाते हैं, रेस वाइज कल्चर डिफर कर जाता है। और कल्चर जो है वो, कल्चर इज टू रिजिड, डज नॉट अडेप्ट और इट्स नॉट डायनेमिक, वुड बी लॉस्ट। ये वाला सेंस, कल्चर समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलता रहता है। और जो भी कल्चर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा, अडेप्ट नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, वो कल्चर ऑटोमेटिकली डिमोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कल्चर रिजिड नहीं होता है, कल्चर फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज होता है समय के साथ, और जो चेंज नहीं होता है वो खत्म हो जाता है। तो कल्चर इज समथिंग विच इज डायनेमिक। टाइप्स ऑफ कल्चर की बात कर लेते हैं। ये वर्क बहुत पॉपुलर है, कई बार सिर्फ मैच करने के लिए देता है, कई बार सिर्फ उसका टाइम पूछ देता है कब पब्लिश हुआ था। तो मैथ्यू आर्नल्ड का एक वर्क है कल्चर एंड अनार्की, पब्लिश्ड इन द ईयर 1869। इसमें उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया, हाई कल्चर को डिफाइन किया है। तो जब हम टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करेंगे तो मुख्य रूप से चार तरीके का कल्चर होगा: हाई कल्चर, लो कल्चर, पॉपुलर कल्चर और मास कल्चर। इसकी हम बात करेंगे। तो मैथ्यू आर्नल्ड ने हाई कल्चर को डिफाइन किया है। इनका डेफिनेशन हाई कल्चर का बिल्कुल याद रखिएगा: हाई कल्चर इज द स्टडी ऑफ परफेक्शन एज पर मैथ्यू आर्नल्ड, की जो चीजें सबसे परफेक्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं, वही हाई कल्चर है। और समथिंग द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन दिस इंटायर वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट भी इट हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। रिसेंट जेट के एग्जामिनेशन में मैथ्यू आर्नल्ड से भी क्वेश्चंस थे। तो जो सबसे बेस्ट सोचा भी गया है, कहा गया है, वो तो छोड़ ही दीजिए, इवन द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट इज द पार्ट ऑफ हाई कल्चर। तो हाई कल्चर को इलीट क्लास से जोड़ा जाता है, ए फोर्स जो मोरल और पॉलिटिकल गुड के लिए काम करता है। तो
दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हाई कल्चर एज बाय मैथ्यू आर्नल्ड। पर टीएस इलियट ने एक बात कही है, ये एलियन लिखा हुआ है, इट्स इलियट, मतलब जस्ट राइटिंग मिस्टेक। तो टीएस इलियट ने एक बात कही है उनके एक बुक में, नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, विच वाज रिटन इन 1948। तो आप मिला सकते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड बहुत पहले गए हैं, टीएस इलियट 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी में ये वर्क, कि हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर दोनों ही जरूरी है एक कंप्लीट कल्चर के लिए। हाई कल्चर हाई आर्ट होता है, लिटरेचर, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, और ये चीज। एक सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे करके एक चीज समझाता हूँ, जस्ट मोमेंट। कई बार जैसे कुछ लोगों का मानना है कि हाई कल्चर और एक तरीके से जो लो कल्चर की बात हम कर देते हैं, या पॉपुलर कल्चर की जो बात कर देते हैं, प्लेस भी डिसाइड कर देता है। जैसे अगर किसी न्यूड विमेन, या कोई न्यूड विमेन ही नहीं, कोई न्यूड पिक्चर जो है वो किसी आर्ट गैलरी में रखा हुआ है, आर्ट पेंटिंग गैलरी में रखा हुआ है, या वो बनाई गई है, तब वो हाई कल्चर का पार्ट है। लेकिन वही न्यूड पिक्चर अगर किसी वेबसाइट पे पब्लिश हो रही है, किसी वेबसाइट पे पब्लिश हो रही है, या न्यूज़पेपर जैसी चीजों में कई बार कुछ जगह सिर्फ सेमी न्यूड पिक्चर भी अगर आ जाती हैं, तो वो लो कल्चर और पॉप कल्चर का पार्ट, और उसको लोग मतलब जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट मान लेते हैं, तो वो लो कल्चर का पार्ट हो जाता है। तो एक ही चीज उसके जगह बदल देने से भी कई बार डिसाइड हो जाता है। ये एग्जाम्पल, मतलब ये मेरी तरफ से नहीं है, दिस इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाई कल्चर एंड लो कल्चर। तो हाई कल्चर हाई आर्ट है, लिटरेचर, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स। तो किसी आर्ट गैलरी में, इफ अ पिक्चर ऑफ अ न्यूड मैन और women हैंगिंग इन द आर्ट गैलरी, it is considered to be the part of high culture. And when the same thing तो नहीं कह सकते हैं, but similarly if a nude picture of a nude man or women is being published in any magazines, so-called third grade magazines, or on any websites, this is supposed to be the low culture or popular cultures. So this is how the culture differs. तो ये इस तरीके से फिर हाई कल्चर को अर्नेस्ट गेलनर ने भी डिफाइन किया है, अ लिटरेट कॉडिफाइड कल्चर विच परमिट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री कम्युनिकेशन। ये इंटरेस्टिंग बात है। कई बार हाई बहुत सारे ऐसी वोकेबलरी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिसके लिए कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो जो इलीट क्लास है, जो लिटरेट क्लास है, जो लिटरेट कॉडिफाइड क्लास है, वो कई बार उन चीजों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल कि वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो वी अंडरस्टैंड what synecdoche is, what metaphor is, or what we call malapropism is। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कोई जानबूझ करके अपनी वोकेबुलरी बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है, और दो लोग आपस में बात कर ले रहे हैं कि हाँ मतलब सी इज लाइक मेलाप्रॉप। तो ये एक कोडिफाइड कल्चर है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री कम्युनिकेशन जो देता है। एम आई मेकिंग सेंस? जैसे एक एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर इट विल सूट हियर और नॉट, बट आज सुबह सुबह ही हुआ किसी एक के साथ। एक आदमी बहुत ज्यादा मतलब वो अलग अलग तरह की चीजें खाता है, तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम सिरचन हो। अब सिरचन इज ए कैरेक्टर बाय फनीश्वर नाथ रेणु इन हिज नॉवल ठेस, जो बहुत आलसी सा व्यक्ति है और बहुत अलग अलग तरह की चीजें खाता रहता है, जब देखो कुछ ना कुछ खाता रहता है और अलग अलग तरह की चीजें खाता रहता है। तो ये क्या है, एक कोडिफाइड कल्चर है। दो लोग उसको तभी समझ पाएंगे जब वो दोनों लोग मैं सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोडिफाइड कल्चर है, उस कोड को समझते हैं। और आमतौर पे यही चीज वहां चार बैठे लोग नहीं समझ पाएंगे कि अब ये सिरचन कौन है या क्या चीज है। तो दिस इज व्हाट अर्नेस्ट गेलनर इज स्टेटिंग, अ लिटरेट कोडिफाइड कल्चर विच परमिट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री कम्युनिकेशन। कॉन्टेक्स्ट बताने की जरूरत नहीं है कि सिरचन कौन है, कॉन्टेक्स्ट बताने की जरूरत नहीं है कि मेलाप्रॉप कौन है। तो और उस तरीके से लोग आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री कम्युनिकेशन को जो परमिट करता है लिटरेट, और वो लोग वेल लिटरेट होंगे, वेल एडुकेटेड होंगे, उन लोगों का जो कल्चर है वही हाई कल्चर है। आर द थिंग्स क्लियर?
एक बार आप लोग रिस्पॉन्स कर देते तो। आर यू ऑल देयर? ओके, वी हैव 7 people and only okay. Yes, sir. सो लो कल्चर क्या है? लो कल्चर इज अ वेराइटी ऑफ पॉपुलर कल्चर, एवरीडे मास ओरिएंटेड कल्चर। तो जो लो कल्चर है वही मास ओरिएंटेड कल्चर है। किड्स, स्लैपस्टिक, एस्केपिस्ट और पल्प फिक्शन सिनेमा, जो भी चीजें, जो एक्शन मूवीज चल रही हैं, पॉपुलर म्यूजिक है। लो कल्चर और पॉपुलर कल्चर का डिफरेंस थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग बाद में समझेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ इतना है कि पहले जो पॉप कल्चर है उसको लो कल्चर ही समझा जाता था, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी के लिए सिर्फ इतना डिफरेंस कि टिल द 15th century पॉपुलर कल्चर इज इक्वल टू लो कल्चर, बट आफ्टर 15th century पॉपुलर कल्चर और लो कल्चर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। 15th century तक दोनों को एक ही समझा जाता था। बाद में ये समझा गया कि नहीं, पॉपुलर कल्चर जो वाइड स्प्रेड और वेल लाइक्ड हो उसको आप लो कल्चर क्यों कहेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उसको आप लो नहीं कह सकते हैं। तो पॉपुलर इज लो, बेस, वल्गर ऑफ द कॉमन पीपल, ये 15th century तक समझा जाता था कि पॉपुलर कल्चर इज लो है, बेस है, वल्गर है, कॉमन लोगों के लिए है। पर बाद में पॉपुलर कल्चर को ये समझाने लगा ऐसा नहीं है कि वो वल्गर है या लो है, उसको आप लो क्यों कहेंगे, वो वाइड स्प्रेड है, वेल लाइक्ड है। और पॉप कल्चर की कुछ चीजें जो खासियत है, ये लगातार बदलता रहता है। आज का जो पॉप कल्चर है वो कल का नहीं रहेगा। 90s में चीजें अलग थी, 2000 में अलग हैं, अभी 20s मतलब 2020s का जो पूरा का डिकेड चल रहा है, इस समय चीजें अलग हैं। तो इट्स अ, हालांकि तो पूरा कल्चर ही कांस्टेंट चेंज वाला होता है, पर फिर भी पॉप कल्चर बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहता है। मास प्रोड्यूस्ड, मास कंजप्शन, फिर हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच भी इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से कल्चर को क्रिएट किया जाता है। तो मास प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस फॉर द मास, कंज्यूम्ड बाय द मास, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे बहुत सारी फिल्मों का बनना, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का एक पर्टिकुलर तरीका, मास प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम भी किया जाता है मास लेवल पे। कुकिंग, लिटरेचर, क्लोथिंग, स्पोर्ट्स, फैशन, म्यूजिक, ये सब इसमें आते हैं। सुपरफिशियल होता है आमतौर पे, बहुत गहराई वाली चीज नहीं होती है। कंज्यूमरिस्ट मोटिव से ड्राइव होता है, मतलब बेसिकली मार्केट को सर्व किया जाता है, इससे इकोनॉमी, ये चीज होती है। सेंसेशनल होता है और कई बार करप्ट भी करता है लोगों को। तो डेट इज व्हाट पॉपुलर कल्चर इज। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोक कल्चर। तो हाई कल्चर, लो कल्चर, पॉपुलर कल्चर, पर उसके साथ साथ एक और चीज है जो हमें समझनी चाहिए, वो है फोक कल्चर। और फोक कल्चर क्या है? तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो कल्चर है, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन लोकल लाइफ स्टाइल इज फोक कल्चर। तो ये ओरल ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस्ड बोथ पॉपुलर एंड हाई कल्चर, रूटेड टू ए सेंस और ऑफ प्लेस। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, जैसे कोई ट्राइब है, कोई जनजाति है, उसका जो कल्चर है वो फोक कल्चर है। पर आगे यहीं पे हम समझेंगे कि फोक कल्चर एंड ट्राइबल कल्चर इज नॉट द सेम थिंग। फोक, एक अर्बन फोक भी एक चीज चलती है। अर्बन फोक वो कहते हैं जब आप फोक कल्चर को कमर्शियलाइज कर दो, जैसे राजस्थानी सॉन्ग्स का खूब कमर्शियलाइजेशन होता है जयपुर में। फिर राजस्थानी जो फोक डांस है उसका भी कमर्शियलाइजेशन, आजकल बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं तो कमर्शियल तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। तो जो इफ अ फोक कल्चर, पार्ट ऑफ फोक कल्चर इज बीइंग कमर्शियलाइज्ड, उसको बेचा जा रहा है, मार्केट वैल्यू उसकी बनाई जा रही है, देन इट इज अर्बन फोक, और स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में। और फोक कल्चर क्या है? ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का जो कल्चर है, जो उनके लोकल लाइफ स्टाइल में दिखता है, वो फोक कल्चर होता है। आमतौर पे ये ओरल होता है, और ये पॉप कल्चर और हाई कल्चर दोनों को ही इन्फ्लुएंस करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। पॉप कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? तो फोक की चीजें कई बार पॉपुलर कल्चर में भी दिखाई जाने लगती है, जैसे वो उसका कमर्शियलाइजेशन एक तरीके से पॉपुलर कल्चर का ही इन्फ्लुएंस है। और हाई कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो कई बार फोक कल्चर, जैसे मधुबनी पेंटिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो फोक कल्चर का एग्जाम्पल होगा। उसका जब कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा तो वो अर्बन फोक हो गया।
और पॉपुलर कल्चर को भी उसको अगर सिनेमाज इन चीज़ों में तो उसका इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है, पर साथ ही साथ अगर वो म्यूजियम्स इन चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हाई कल्चर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फोक कल्चर, फिर ट्राइबल कल्चर, क्लासिकल कल्चर एंड फोक कल्चर एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। तो कल्चर को आमतौर पे मॉडर्न, ट्राइबल, फोक और क्लासिकल ये चार पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। चूंकि ये डिवीजन जो है वो यूरोपियन माइंडसेट से है, हम लोग इंग्लिश इन इंडिया में डीकॉलोनाइजिंग द माइंड वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे हमारा माइंड जो है वो कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से है। हम अपने कॉलोनाइजर, अपने मास्टर को सुपीरियर समझना। मास्टर रेफर्स टू कि जो भी आपका मालिक है, अगर जो आप पे रूल कर रहा है तो उसको आप सुपीरियर कहते हैं, और जिस जो रूल जो कॉलोनाइज्ड है वो अपने आप को इंफीरियर समझता है। ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है। तो चूंकि ये यूरोपियन माइंडसेट से ये डिवीजन किया गया है, तो यूरोप ने अपने आप को तो मॉडर्न कह दिया और बाकी को तीन अलग अलग पार्ट में बांट दिया कि या तो वो ट्राइबल है, या फोक है, या क्लासिकल है। यहाँ पे एक टर्म हम लोग क्लासिकल को भी इन डिटेल, और इसको आप लोगों को समझने चाहिए। द वर्ड क्लासिकल रेफर्स टू समथिंग विच हैज सम क्लास, सम स्टैंडर्ड्स। तो ये जो पावर एंड इवोल्यूशन थ्योरी है, क्योंकि यूरोपियंस पावरफुल थे और उस माइंडसेट ने, उन्होंने अपने कल्चर को मॉडर्न कल्चर कहा कि यूरोपियन कल्चर इज मॉडर्न कल्चर बिकॉज इट हैज रिटन टेक्स्ट, इंडिविजुअल ऑथरशिप एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज सीन एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो भी जो सोसाइटी जो इंडस्ट्रियल है उसको हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट माना गया। जस्ट अ मिनट। तो उसको हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो माना गया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज सीन एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और इसलिए उसको मॉडर्न बोल दिया, और बाकी कल्चर्स को उन्होंने ट्राइबल, फोक और क्लासिकल में बांटा। तो दीज कल्चर्स आर नॉन यूरोपियन कल्चर्स बेसिकली। यहाँ पे ये बात समझना है, ट्राइब इज नॉट इक्वल टू जाति। ट्राइब से हमारा ये मतलब नहीं है कि, और फोक कल्चर और ट्राइबल कल्चर दो अलग अलग चीजें हैं। ट्राइब का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो इट्स अ कॉलोनियल कॉन्सेप्ट इन साउथ एशिया, स्टेज इन सोशल इवोल्यूशन। जैसे हम भी जो है वो कभी ना कभी ट्राइब रहे होंगे, ये वाला पार्ट है कि होमोसेपियंस का जो इवोल्यूशन है सोसाइटी में, कि जब वो एग्रीकल्चर करने लगा, फिर एग्रीकल्चर के बाद एक जगह पे रहने लगे, सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। तो प्रिमिटिव से लेकर के जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसका जो सोशल इवोल्यूशन के वेरियस स्टेजेस हैं, कि पहले लोग घुमंतु हुआ करते थे, दे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड सम फैसिलिटीज। तो पहले मूवेबल हुआ करते थे प्रिमिटिव मैन इस तरीके से, फिर किस तरीके से द डिस्कवरी ऑफ फायर, द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दीज थिंग्स लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी। तो वो किस तरीके से फिर वो कल्चर्ड हुआ। तो ये पूरे सोशल एवोल्यूशन में पहले ट्राइब का कॉन्सेप्ट। तो ट्राइब वर्ड डज नॉट रेफर्स टू जाति। जाति इज समथिंग विच इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोशल, जब एज ए सोसाइटी हम लोग रहने लगे, फिर उसमें वर्क के बेसिस पे जब बांट दिया गया तो उसको जाति बोला गया। कई बार ट्राइब को हम सिनोनिमस समझ लेते हैं जाति से, तो इट इज नॉट जाति। सो ट्राइब इज बेसिकली अ स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है। और ह्यूमन इवोल्यूशन में नहीं, द सोशल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, कि सोसाइटी किस तरीके से बनी। पहले जो हम मूव करते रहते थे इधर से उधर, और फिर हमने रहना शुरू कर दिया, फिर एग्रीकल्चर करना शुरू किया, रहना शुरू कर दिया, सोसाइटी फॉर्म कर ली। तो इस स्टेज में जो एक स्टेज है वो ट्राइब का है। तो ट्राइब क्या होती है, जिनका अपना एक यूनिक सोशल एंड कल्चरल सिस्टम होता है, सेप्ड बाय देयर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। और वो कल्चरल सिस्टम बनता कैसे है, तो उनकी हिस्ट्री से, और कहाँ पे वो रह रहे हैं इस बात से भी बनता है। जैसे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि कौन सी ट्राइब के लोग कौन से फूड को कंज्यूम करेंगे। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनका टेस्ट क्या है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और वहाँ पे क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऐसा एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर उस तरीके से नहीं हो पा रही है, ग्रेन्स नहीं उपजाए पा रहे हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन जनरली होंगे ही। और वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का एनिमल जो है वो मिलता है, तो दे विल जनरली ईट दैट एनिमल बिकॉज इट इज देयर ऑप्शन।
तो जो अवेलेबल है वही कंज्यूम होता है। और कहीं पे अगर ग्रेन्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह बड़े आसानी से डेवलप हो जा रहे हैं, तो वहां पे लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन टाइप के हो जाएंगे। और साथ ही साथ मतलब जो उनके फूड, सिर्फ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं है, जो फूड चॉइसेस है कश्मीर के व्यक्ति का, किसी कोई एक कश्मीरी ट्राइब ले लीजिए और कोई एक तमिलियन ट्राइब ले लीजिए, तो दोनों के जो फूड चॉइसेस होंगे वो अलग होंगे। और कल्चर इन सब चीज़ों का अमेलगमेशन है, फूड चॉइसेस अलग होंगे, साथ ही साथ जो क्लोथिंग चॉइसेस हैं वो भी अलग होंगे। कश्मीर का आदमी पूरे, चूंकि ठंड ज़्यादा रहती है, ज्योग्राफिकल कल्चर इज शेप्ड बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन आल्सो, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कश्मीर, ये दो एक्सट्रीम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कश्मीर एंड तमिल, which I think Jawaharlal Nehru has also tried to explain in his, if I'm not wrong, Nehru has tried to explain this in his book। तो उन्होंने भी ये दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेकर के कल्चर को समझाया है। तो ये दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल से आप इस चीज को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि वहाँ का आदमी पूरे ढके कपड़े पहनेगा, जबकि तमिल, चूंकि वहाँ गर्मी ज्यादा होती है तो वहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहने जाएंगे जो पूरे ढके हुए हो। तो फूड हैबिट्स भी अलग अलग होंगे। तो कल्चर इज समहाउ शेप्ड, द ट्राइबल कल्चर इज समहाउ शेप्ड बाय देयर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। एंड colonial scholars believe tribe had only oral and visual tradition, कि ट्राइब का सिर्फ ओरल और विजुअल ट्रेडिशन ही होता है, उनके रिटन कल्चर नहीं होते हैं। पर आगे चल करके जब स्टडीज हुई तो ये पता चला कि ओरल ट्रेडिशन हर सोसाइटी में होते हैं। और फोक कल्चर जो है वो नॉन मॉडर्न प्री मॉडर्न सोसाइटी का है, ये ओरल और रिटन ट्रेडिशन दोनों इसमें होता है। ऐसा नहीं है कि फोक कल्चर सिर्फ और सिर्फ ओरल होगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ एग्जांपल्स, और अर्बन फोक वाला बात मैंने आपको बताया कि इट इज लिंक, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द फोक कल्चर इज बेसिकली अर्बन कल्चर। परफॉर्मेंस से लिंक होगा, ऑडियंस होगा, मार्केट होगा उसको, और सिटी लाइफ में अडेप्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट अर्बन फोक इज। उसके बाद गोल्डन एज ऑफ सोसाइटी पास्ट, क्लासिकल कल्चर क्या होता है? किसी भी सोसाइटी का जो सबसे बेस्ट, क्लास रेफर्स टू स्टैंडर्ड, तो जो सबसे बेस्ट है, पीक ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, उसको आप क्लासिकल कल्चर कहते हैं। और जैसे रेनेसा के टाइम पे ग्रीको रोमन पीरियड वाज कॉल्ड कॉल्ड क्लासिकल, क्योंकि 16th सेंचुरी में ग्रीस और रोम का जो टाइम पीरियड, मतलब 16th सेंचुरी का ग्रीस एंड रोम नहीं, इंग्लैंड में जो 16th सेंचुरी, जो रेनेसा का टाइम पीरियड है, 15th एंड 16th सेंचुरी, उस समय पे वे लोग ग्रीक और रोमन को क्लासिकल मानते थे। क्लासिकल पीरियड वाज क्लासिकल कल्चरल फॉर्म्स आर नॉट द सेम। क्लासिकल आर्ट मॉडर्न एज में भी डेवलप किए जाते हैं। क्लासिकल का मतलब पुराना नहीं है, ये मत समझिए। क्लासिकल में दो बेसिक बातें हैं। पहला ये है कि क्लासिक, किसी भी क्लासिकल कल्चर को सीखने के लिए उसमें ट्रेनिंग जरूरी है। मतलब आप अचानक से क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीख सकते हैं, क्लासिकल डांस नहीं सीख सकते, तो इट्स अ फॉर्मल सिस्टम। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिगरस ट्रेनिंग एक्चुअली, कि बहुत रिगरस ट्रेनिंग चाहिए होगा इन ऑर्डर टू लर्न दोज क्लासिकल आर्ट एंड कल्चर। और वो एंटिक होना चाहिए, ओल्ड ओरिजिन का तो होना ही चाहिए। फिर ये क्लासिकल के बेसिक्स हैं। और लास्ट चीज जो हमें इसमें समझनी है कि बाउंड्री इज नॉट वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि एक चीज को, जिसको आप क्लासिकल कह रहे हैं, वो पॉपुलर नहीं होगा, वो फोक नहीं होगा। सो बाउंड्री इज अनक्लियर। वी कैन नोटिस अ मिक्स ऑफ फोक, पॉपुलर एंड क्लासिकल इन वेरियस थिंग। एग्जाम्पल जैसे ठुमरी जो संगीत है वो क्लासिकल भी है, बट साथ ही साथ फोक भी है, और आजकल तो पॉपुलर भी है। बरगीत जो है, बरगीत ये एक एरिया स्पेसिफिक है, तो एरिया स्पेसिफिक होने की वजह से ये फोक हो जाएगा। पर साथ ही साथ आजकल पॉपुलैरिटी भी इसको मिल गई है, तो पॉपुलर भी है। और चूंकि वो एंटीक है और उसमें भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये क्लासिकल भी है। उर्दू पोइट्री इज ऑल्सो अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ द अमेलगमेशन और द मिक्सचर ऑफ फोक, पॉपुलर एंड क्लासिकल। तो जो बाउंड्रीज है वो बहुत क्लियर नहीं है, इस बात को समझना है। आई होप द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कल से इसको, कल वो कंप्लीट करके रिवीजन वाला पार्ट, और फिर कल्चरल स्टडीज वी विल कंक्लूड इट। आई थिंक 3 to 4 क्लास विल बी एनफ।